चलिए जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन रिविजन्स। कैपिटल गेन की शुरुआत वापस से कर लेते हैं। कैपिटल गेन क्यों लगता है, सबसे पहले सेक्शन नंबर 45 ये क्लियर करता है। और सेक्शन नंबर 45 में साफ तौर पे दिया हुआ है कि कैपिटल गेन लगता है जब आप कोई कैपिटल एसेट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन होगा। अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे सामने यह है कि कैपिटल गेन अगर कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे है तो कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल एसेट का मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में है और बहुत ही इजी मीनिंग है। क्या कह रहा है सेक्शन 214? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेस। हर प्रॉपर्टी मेरी कैपिटल एसेट होती है, पर इनके अलावा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट नहीं है उनके नाम याद रखें। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। अगली चीज पर्सनल इफेक्ट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मूवेबल नेचर है और पर्सनली यूज के लिए रखी हुई है। तो घर का सोफा, डाइनिंग, फ्रिज, टीवी, कूलर सब पर्सनल इफेक्ट है, कैपिटल एसेट नहीं है। इनके बेचने पे जो भी पैसा मैं कमाऊंगा कैपिटल गेन नहीं बनेगा। पर इसके 6 एक्सेप्शंस थे। 6 ऐसी प्रॉपर्टी है जो दिखने में पर्सनल इफेक्ट जैसी लगती है पर है कैपिटल एसेट। इन 6 के नाम थे ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये 6 कैपिटल एसेट है, ध्यान रख लेना। आगे बात जो हुई थी वो ये था कि ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स तो आते ही हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के। इसके अलावा सेमी प्रेशियस, प्रेशियस स्टोन्स भी आते हैं। तो 2 मुद्दे आते थे, जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स वगैरह हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, उनका क्या, और यूटेंसिल्स का क्या। तो मैंने इसके बारे में क्लियरिटी दे दी थी। जो ये बिस्किट, कॉइन्स वगैरह ये तो कैपिटल एसेट है क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। और जो यूटेंसिल्स है सिल्वर वाले वो कैपिटल एसेट नहीं है और गोल्ड वाले हैं। तो ये ध्यान रखते हुए चलना। आगे तीसरी प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट नहीं है उसका नाम है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। अब कौन सी लैंड को रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं नहीं पता, कौन सी को अर्बन कहते हैं ये पता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अर्बन एरिया की। तो ऐसी जमीनें जो ऐसी म्युनिसिपैलिटी में है जिसकी पॉपुलेशन बताइए कितनी है, 10,000 या उससे ज्यादा है, तो वो म्युनिसिपैलिटी अर्बन एरिया की है। और उससे कुछ किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस की जमीनें भी अर्बन है। कितना किलोमीटर था भैया? अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, 6 किलोमीटर। 10 लाख से ज्यादा है, 8 किलोमीटर। तो ये सब जमीनें भी अर्बन एरिया की जमीनें ही हैं। अर्बन एरिया की जमीनें तो कैपिटल एसेट होती है, रूरल एरिया की एग्रीकल्चर जमीनें कैपिटल एसेट नहीं होती। कुछ बॉन्ड मैंने लिखवाए थे, जैसे कि स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड हो गए, गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड हो गए, स्पेशल बीरर बॉन्ड हो गए, ये भी कैपिटल एसेट नहीं। इसके बाद फिर मैंने आपको 1-2 नोट लिखवाया था। नोट 1 बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी चलो बात कर ही लेते हैं। अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूं और मेरे पास कोई भी सिक्योरिटीज पड़ी है तो उन सिक्योरिटीज को ऑलवेज कैपिटल एसेट ही कहेंगे, चाहे वो स्टॉक के रूप में पड़ी हो चाहे ना पड़ी। स्टॉक का एक्सेप्शन हो गया ये। और सिमिलरली एक और थे जो आपको पता ही है कि अगर मेरे पास कोई यूलिप प्लान है, क्या होता है यूलिप? फुल फॉर्म बोलो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि मेरे को रिस्क कवर के साथ साथ स्टॉक मार्केट रिटर्न्स भी आते हैं। इसमें क्या होता है, मेरा प्रीमियम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है और साथ में इंश्योरेंस कंपनियां मेरे को रिस्क कवर तो देती ही है। रिस्क कवर लाइफ इंश्योरेंस वाला जैसा होता है। तो अगर कोई यूलिप मैंने लिया है, किस तारीख को लिया है? तारीख बोलो, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद। तो ये यूलिप्स जो होते हैं, अगर उसका प्रीमियम साल का कितने से ज्यादा आता है, 2.5 लाख से ज्यादा, तो इस प्रकार के यूलिप को कैपिटल एसेट कहेंगे। ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब है
इस यूलिप पे जितना भी मेरा इनकम होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल। आगे बढ़े, कैपिटल एसेट के टाइप आ गए। तो कैपिटल एसेट के दो टाइप होते हैं, एक का नाम होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक का नाम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अरे होता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इसलिए जज किया जाता है ताकि मैं ये डिटरमाइन कर सकूं कि जो मैंने गेन कमाया है वो एसटीसीजी है या एलटीसीजी। और गेन एसटी है या एलटी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोनों ही गेन की टैक्स रेट भी अलग अलग है, दोनों ही लॉसेस को सेट ऑफ करने के नियम भी अलग अलग है। अभी तो आप सीख ही चुके हो सब चीजें। तो कोई भी कैपिटल एसेट शॉर्ट है, इसका जजमेंट किया जाता है उसके होल्डिंग पीरियड से। होल्डिंग पीरियड से दो लॉ हो गए इसके अंदर। 23 जुलाई 2024 के पहले अगर कैपिटल एसेट मैंने खरीदी है तो ओल्ड लॉ लगाना है, और 23 जुलाई 24 के बाद अगर मैंने एसेट खरीदी है तो नया लॉ लगाना है। क्लियर है? तो पुराना लॉ जो कहता था उसमें 3 टाइम पीरियड होते थे होल्डिंग के, 12, 24 और 36। 12 मंथ में देखता था कौन कौन सी कैपिटल एसेट पे, एनी लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, यूनिट ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और जीरो कूपन बॉन्ड। इन तीनों कैपिटल एसेट पे मेरे को 12 मंथ का पीरियड देखना था पुराने लॉ के हिसाब से। 24 मंथ देखते थे अनलिस्टेड सिक्योरिटी और लैंड एंड बिल्डिंग, और 36 मंथ देखते थे अदर्स पे, मतलब सारी जो अदर एसेट बच गई सब पे 36 मंथ देख लिया करते। ये पुराना लॉ था जो 23 जुलाई 2024 के पहले अगर मैंने एसेट बेच दिए तो लगेगा, पर अगर मैंने एसेट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर करना चालू करी है तो नया लॉ लगता है। और नया लॉ कहता है कि अब दो ही होल्डिंग पीरियड से शॉर्ट और लॉन्ग जज करना है, एक है 12 मंथ का, एक है 24 मंथ का। अब 12 मंथ मेरे को किस किस में देख लेने हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज पे, यूनिट ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पे, और जीरो कूपन बॉन्ड पे। और बाकी सारी की सारी जितनी भी कैपिटल एसेट है सब पे क्या देखा जाएगा बताइए, 24 पे। नया लॉ पुराना लॉ ध्यान रखना है आपको, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जनरली होल्डिंग पीरियड में निकालता हूं खरीदने से बेचने तक का टाइम गैप, पर जब ये केसेस आ जाए मेरे जीवन में तो मेरे को होल्डिंग पीरियड निकालते समय कुछ चीजों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान। सबसे पहला केस आता है लिक्विडेशन वाली कंपनी के शेयर्स। सबसे पहला केस आता है ऐसे शेयर जो कि लिक्विडेशन वाली कंपनी के हैं। इन शेयरों का होल्डिंग पीरियड एंड कर देना है जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में एंटर हो जाए। एंटर होते ही एंड कर देंगे होल्डिंग। ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए जस्ट क्विक रिकैप ही चल रहा है, ध्यान रख लेना। बोनस शेयर का होल्डिंग पीरियड मेरे को निकालना है, अलॉटमेंट के दिन से स्टार्ट करना है। राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड अलॉटमेंट के दिन से स्टार्ट करना है, एंड तो जब बेचूंगा जब कर दूंगा। राइट ऑफर और शेयर अलग अलग होता है, ध्यान रख लेना। राइट ऑफर का होल्डिंग पीरियड राइट डिक्लेरेशन के दिन से स्टार्ट करना है। ईसॉप में जो शेयर मिले, स्वेट इक्विटी शेयर जो मिले, उनका होल्डिंग पीरियड अलॉटमेंट के दिन से स्टार्ट करना है। अमालगमेशन के कारण अमालगमेटेड कंपनी के जो शेयर मिले उसमें पुरानी वाली का भी ऐड करना है, अमालगमेटिंग का, दैट मीन्स अगर कोई डिवेंचर मैंने शेयर में कन्वर्ट करा लिए तो नए शेयर के होल्डिंग पीरियड में डिवेंचर का भी होल्डिंग पीरियड जोड़ना है। सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लिए तो नए शेयर के होल्डिंग पीरियड में प्रेफरेंस शेयर का भी होल्डिंग पीरियड जोड़ना है। बोलो। इसके बाद अगर कोई इन्वेंटरी है मेरे पास, मेरा कोई स्टॉक था जिसको मैंने कैपिटल एसेट बना दिया, तो जिस दिन मैंने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा उस दिन से होल्डिंग पीरियड स्टार्ट करना है उसका। अरे डन है? आगे आ जाओ। ये सबसे मेन होता था 49(1) की जो भी एसेट है, 49(1) की जो भी एसेट है उसके होल्डिंग पीरियड में प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी ऐड कर, ठीक है। आगे मेरे सामने क्या है, ट्रांसफर का मीनिंग आ गया था। ट्रांसफर किस चीज को बोलते हैं? तो नॉर्मली कैपिटल गेन ट्रांसफर पे लगता है। ट्रांसफर का वर्ड केवल कैपिटल एसेट को सेल नहीं करना, बहुत कुछ है। तो ट्रांसफर में शामिल है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। समझ आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब समझा देता हूं मैं।
मैंने अपनी कैपिटल एसेट बेच दी, कैपिटल गेन बनेगा। मैंने अपनी कैपिटल एसेट एक्सचेंज कर दी, फिर भी कैपिटल गेन बनेगा। मेरी कैपिटल एसेट का रिलिंक्विशमेंट हो गया, मेरी कैपिटल एसेट का एक्सटिंग्विशमेंट हो गया, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब डिस्ट्रॉय वगैरह कुछ हो गई, सब कैपिटल गेन के दायरे में आते हैं, ये सब ट्रांसफर है। मेरी कैपिटल एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, ट्रांसफर है। मेरी कैपिटल एसेट को मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसफर है। मेरे जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम हो गए, रिडम्पशन में मैच्योरिटी में पैसा मिल गया, ट्रांसफर है। ये सब चीजें ट्रांसफर है, सब पे कैपिटल गेन बन सकता है, ध्यान रख लेना। कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करना है, सेक्शन 48 कंप्यूटेशन। सिंपल काम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो पुराना लॉ बता रहा हूं पहले, फिर नया लॉ बताऊंगा। पुराना लॉ मतलब अगर मैंने एसेट 23 जुलाई 24 के पहले बेची तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितने में एसेट बेची सेल प्राइस लिखनी है, उसमें से ट्रांसफर के खर्चे घटाने। बोलते जाओ, ये किसकी परछाई है इसके, फोन की परछाई। लाइट नहीं आ रही थी क्या घर पे? अच्छा हाँ ठीक है ना, अभी तो यार तुम भी तो अभी ये फाइल सही हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब मेरे को निकालना है तो दो ऑप्शन है, देखो 23 जुलाई 24 के पहले एसेट बेची या बाद में बेची। एसटीसीजी में तो देखो फर्क ही नहीं पड़ रहा, कभी भी बेचो, पुराना लॉ नया लॉ सेम ही है, सेम फॉर्मेट है। बताइए, सेल प्राइस लिख देंगे, ट्रांसफर के खर्चे घटा देंगे, नेट सेल प्राइस आ जाएगी, और नेट सेल प्राइस में से सीओए और सीओआई लेस कर देंगे। सीओए सीओआई का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। दो अलग अलग शब्द हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक्विजिशन का मतलब है मैंने कैपिटल एसेट कितने रुपए में अक्वायर करी। एक बार जब मैंने एसेट अक्वायर कर ली, उसके बाद अगर मैंने कोई और खर्चा करा है कैपिटल नेचर का, तो उससे मैं इंप्रूवमेंट कहता हूं। मैं दोनों के दोनों लेस करूंगा कैपिटल गेन के अंदर। आगे बढ़ता हूं, जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालता हूं 23 जुलाई 24 के पहले, तो फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले सेल प्राइस लिखेंगे, ट्रांसफर के खर्चे घटाएंगे, नेट सेल प्राइस आ जाएगी। मैं माइनस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी कि पुराने लॉ में मुझे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था कैपिटल गेन निकालते समय लॉन्ग वाले के लिए। ये इंडेक्सेशन बेनिफिट नए लॉ से बदल गया है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। ये तो सबको पता है अब तो इंडेक्सेशन करने के लिए मेरे को सीआईआई नंबर का जरूरत पड़ता है। उस सीआईआई नंबर से मैं आराम से कॉस्ट को इंडेक्स कॉस्ट में तब्दील कर लेता हूं। इजी सा काम है, जिस ईयर ट्रांसफर करा उस ईयर के नंबर से तो करता हूं मल्टीप्लाई, जो कि आपका 24 25 का नंबर शायद 363 है, 363 ही है। और बेस ईयर जो भी होता है, मतलब जिस ईयर मेरे को एसेट पहली बार मिली होती है उस ईयर के नंबर से मैं डिवाइड करता हूं। सबको आता है इंडेक्स करना। तो इसके बाद इंप्रूवमेंट के लिए भी सेम है, जिस ईयर ट्रांसफर करा उस ईयर के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और इंप्रूवमेंट वाले साल के नंबर से क्या कर दूंगा, डिवाइड। पर अब जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालता हूं, देखिए आप थर्ड पॉइंट में, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 नया लॉ लग गया जब से। तो ऐसी परिस्थिति में जो शॉर्ट टर्म का फॉर्मूला था अब वही लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला है। मतलब सेल में से क्या घटाना है, केवल कॉस्ट घटाना है। इंडेक्सेशन बेनिफिट बंद हो गया है। पर इसमें एक नोट हुआ करता था, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट था। अगर 23 जुलाई 24 के बाद मैंने लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर की है, क्या ट्रांसफर की है, तो कैपिटल गेन निकालते समय इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं। नॉर्मल कैलकुलेशन तो मेरी यही कहती है, पर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के बाद भी ले सकता हूं, यानी पुराने लॉ से भी कैपिटल गेन निकाल सकता हूं। पर अगर मैंने पुराने लॉ से कैपिटल गेन निकाला है तो टैक्स रेट भी पुरानी वाली से देना है, दैट इज 20%। पर अगर मैं नए लॉ से कैपिटल गेन निकाल रहा हूं तो रेट भी नहीं देनी है, दैट इज 12.5%। पर ये नए लॉ और पुराने लॉ वाला जो ऑप्शन है ये मुझे तभी मिलेगा जब मैंने लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी है 23 जुलाई 24 के बाद, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 20। एग्जाम में क्या करना है मैंने बोल ही दिया। क्वेश्चन अगर केवल कैपिटल गेन निकालना पूछ रहा है तो नए लॉ से ही निकालना है, दिमाग मत लगाना। क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल गेन भी निकालो, टैक्स भी निकालो,
तो इनकम तो नए लॉ से निकाल लेना, फिर नीचे वर्किंग नोट बनाना जिसमें पुराने लॉ से वापस इनकम निकालना और उस पुराने लॉ की इनकम का टैक्स निकालना, नए लॉ की इनकम का भी टैक्स निकालना और जो बेनिफिशियल हो वो आपका आंसर है। अरे 10 बार बोल दिया, क्वेश्चन भी ने इसके देख रखे। और ये ऑप्शन केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को ये ध्यान रख लेना, हर किसी को मत चेप देना। ही आगे नोट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल रहा हूं सेक्शन 48 में, तो एसटीटी नामक खर्चे का कोई डिडक्शन मुझे मिलने वाला नहीं है। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यहां पे नोट करा था मैंने कि जब मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं तो शेयर बेचना खरीदना मेरे लिए स्पेक्यूलेशन बिजनेस बनता है। वहां पे जब मैं बीएनपी की इनकम निकालता हूं तो एसटीटी का डिडक्शन मिलता है, पर कैपिटल गेन निकालते समय एसटीटी का डिडक्शन नहीं लेना है। ये क्लास में से बोला हुआ मैंने पहले। आगे सेक्शन 47 आता था, थ्योरेटिकल सेक्शन था पर एग्जाम में कभी कभी काम तो आ ही जाता है। सेक्शन 47 मुझे कहता है कि कुछ केसेस में मैं कोई अगर लेन देन करता हूं ये वाले 47 के, तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। तो जब भी मैं ये लेन देन करूंगा नो टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? सबसे पहले अगर कोई कैपिटल एसेट मेरे एचयूएफ ने डिस्ट्रीब्यूट करी है पार्टीशन के टाइम पर, चाहे टोटल हो चाहे पार्शियल हो, तो इसे एचयूएफ के पीओवी से ट्रांसफर नहीं मानेगी। नंबर 2, कोई भी कैपिटल एसेट जब मैं किसी को गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में देता हूं तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माने। नंबर 3, अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट दे या सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को एसेट दे तो इसे भी ट्रांसफर नहीं मानते, बशर्ते होल्डिंग और सब्सिडरी में 100% वाला रिलेशनशिप चाहिए। सब्सिडरी 100% होनी चाहिए, होली ओन्ड सब्सिडरी, नोट कर लेना। सिमिलरली अमालगमेटिंग कंपनी अगर अपनी कैपिटल एसेट अमालगमेटेड को दे अमालगमेशन में तो ट्रांसफर नहीं मानते। डीमर्जर में डीमर्ज कंपनी अपनी एसेट रिजल्टिंग को दे ट्रांसफर नहीं मानते। अरे सबको आता है यार। फिर शेयर होल्डर वाला आ गया था। एज ए शेयर होल्डर अगर मैं सोचूं तो मेरे पास अमालगमेटिंग के शेयर है, अमालगमेशन के बाद मुझे शेयर के बदले में अमालगमेटेड के शेयर मिल जाएंगे एक्सचेंज में, बोलो ना। पर मेरे लिए भी कोई इसे ट्रांसफर नहीं मानते, नो टैक्स लायबिलिटी एट ऑल, बशर्ते केवल शेयर मिले, ये ध्यान रख लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था मैंने। सेम डीमर्जर की बात है। डीमर्जर में डीमर्ज कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, सबको आता है, बदले में मेरे को कंपनसेट करने के लिए रिजल्टिंग के शेयर मिल जाते हैं। तो रिजल्टिंग के शेयर के ये जो लेन देन है इसमें कोई टैक्स ले यानी कि कोई इसे ट्रांसफर नहीं मानते। आगे नेक्स्ट आता था मेरे सामने कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है मेरे पास और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आउटसाइड इंडिया एज ए नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करी तो इस पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर मैंने ये कैपिटल एसेट जो कि मैंने लिखवाई थी, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुक वगैरह फलाना ठिकाना, ये सब चीजें अगर मैंने ट्रांसफर करी है किस किस को, गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी वगैरह को, तो इस पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। और लास्ट की 2 बातें थी, बॉन्ड या डिबेंचर कन्वर्ट कर लिए शेयर में, ट्रांसफर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर लिए इक्विटी शेयर में, ट्रांसफर नहीं है। समझ आ रहा है? कन्वर्जन पे टैक्स नहीं है। मेरे पास डिबेंचर थे, कंपनी में कन्वर्ट करके इक्विटी आ गया, तो डिबेंचर के बदले जो इक्विटी शेयर आए ये इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इक्विटी बेचूंगा तब तो टैक्स लगेगा वापस, बोलो ना। और उसके होल्डिंग पीरियड में डिबेंचर का होल्डिंग पीरियड भी जोड़ना है, वो जो लॉ आपके चलते हैं। आगे जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो कॉस्ट डिटरमाइन करनी होती है और कॉस्ट डिटरमिनेशन करा जाता है सेक्शन 49 और 55 के साथ। 49 और 55 मिलाकर क्या कहते हैं एक बार सुन लीजिए। 49 का पहला केस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई कैपिटल एसेट मैंने 1 अप्रैल 2001 या उसके पहले खरीदी है, अरे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तो पार्टिसिपेट कर लो, तुम मेरे को पढ़वाते रहते हो यार 24 घंटे यार। 1 अप्रैल 2001 या उसके पहले, 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर मैंने कैपिटल एसेट खरीदी तो उसका सीओए होगा एक्चुअल सीओए और 1401 की एफएमवी विच एवर इज हायर। हायर बहुत इंपॉर्टेंट लो है, हर जगह काम आता है। 1401 से पहले का इंप्रूवमेंट इग्नोर, यही है कानून। तो और ये बोलती है आपको याद आ जाएगा, वो सब चीजें याद आ जाएगी जो क्लास में मैंने बोली थी, आपको अपने आप याद आ जाएंगे, वो दिमाग है इसके अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, लैंड और बिल्डिंग के केस में
1401 की एफएमवी किसी भी हालत में उसकी 1401 की स्टाम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। वो यूज करना आता है, क्वेश्चन करे हुए सब हमने। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है भैया? 1401 के पहले अगर अलॉट हुए तो 1401 की एफएमवी कॉस्ट है, और अगर बाद में अलॉट हुए तो जीरो कॉस्ट है। सबको याद है? राइट शेयर की कॉस्ट दो ऑप्शन है, चलो बिना कॉपी में देखे हुए सब अपने आप सोचते हैं अपन। राइट शेयर की कॉस्ट क्या बोली थी मैंने, याद करो क्लासेस की चीजें। अगर मैं ओरिजिनल बंदा खरीदे तो परचेज प्राइस, कोई और खरीदे शेयर का परचेज प्राइस प्लस ऑफर का परचेज, ऑफर की कॉस्ट ऑलवेज जीरो। ईसॉप में और स्वेट इक्विटी शेयर में जो मिले, तो जो सैलरी में परक्यूसिट का वैल्यू के लिए एफएमवी यूज किया था वो इधर कॉस्ट है। इसी तो बताया था यार, परक्यूसिट की वैल्यू सैलरी में क्या एफएमवी यूज करते थे? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। तो जो एफएमवी वहां पे यूज आई थी परक्यूसिट वैल्यू में, वो इधर कॉस्ट। 49(1) वाली एसेट की कॉस्ट क्या है? जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है वो इसकी कॉस्ट है। और यहां पे मंजुला जे शाह का केस है, इसको तो भूल ही नहीं सकते आप। क्या कहता था यह केस? इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर लेना है, नए पुराने लॉ में काम आएगा ये केस लॉ भी। अब तो यार पुराने लॉ में काम आएगा, तो प्रीवियस ओनर के टाइम से इंडेक्सेशन करना है। फिर फालतू की चीज आती थी, अमालगमेटेड कंपनी के जो शेयर मिलते थे अमालगमेशन में, उसकी कॉस्ट क्या है? जो अमालगमेटिंग की कॉस्ट। इसी तरह से जो शेयर मिल जाते थे कन्वर्जन पे डिवेंचर के या प्रेफरेंस शेयर की, उनकी कॉस्ट क्या है? जो पुराने की कॉस्ट। अरे यही था ना। उसके बाद अगर कोई इन्वेंट्री को मैंने कैपिटल एसेट बनाया था, तो उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन के दिन की एफएमवी, जो बीएनपी की इनकम है। 28 में मैंने इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट बनाया, तो जो भी कन्वर्जन के दिन की एफएमवी थी वो बीएनपी की इनकम है, और वो जो बीएनपी की इनकम है वो इसकी कॉस्ट। याद हो गया? इंटेंजिबल की कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जनरली एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, ये जो भी इंटेंजिबल मैंने लिखवा रखे हैं इनकी कॉस्ट होती है दो ऑप्शन, सेल्फ जनरेटेड है तो जीरो, परचेज करे तो परचेज प्राइस। 1401 वाला कॉन्सेप्ट इनमें लागू मत कर, मतलब बिफोर 1401 है तो भी हायर वाला कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट जो कॉस्ट है वही है। अरे यार, अरे रिवीजन है, मैं इतनी बारीकी से थोड़े समझाऊंगा सब चीजें वापस। और एक और चीज थी, कुछ कैपिटल एसेट इंटेंजिबल में मैंने लिखवाए थे लास्ट में, इनका इंप्रूवमेंट ऑलवेज जीरो लेना है, जैसे गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू प्रोसेस वगैरह, ऑलवेज जीरो लेना है इंप्रूवमेंट। जबकि जनरली इंप्रूवमेंट का रूल मेरा क्या है? 1401 के पहले का इग्नोर करना है, बाद का कंसीडर करना है, पर इनमें ऑलवेज जीरो ही लेना है, किसी का भी हो। और एक और चीज था कि अगर गुडविल पे 1920 तक मैंने डेप्रीसिएशन क्लेम कर रखा है, तो उसका कॉस्ट परचेज प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन जो मैंने ले लिया था 1920 तक, घटाकर जो बचेगा वो कॉस्ट है। अबे ये वाला नोट है, ये लिखेगा इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगला, कैपिटल गेन कैलकुलेशन इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केस क्या होते थे? जहां पे मैं कैपिटल एसेट बेचता नहीं था, पर फिर भी लॉ बिना बेची हुई घटना को भी ट्रांसफर मान के क्या लेना चाहता है? टैक्स। 45(1) किस घटना पे टैक्स लगा रहे थे? डैमेज पे। अगर मेरी कैपिटल एसेट डैमेज हो जाती है इन कारणों से, कारण बोलते जाइए फटाफट से, नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर, एक्शन बाय एनिमी और अगेंस्ट एनिमी, तो इसे लॉ ट्रांसफर मानता है। और 45(1) सेक्शन कहता है कि कैपिटल एसेट के लिए सेल प्राइस मानेंगे कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बोलो ना, या वी कैन से इंश्योरेंस क्लेम सेल प्राइस है, यस और नो। और यहां पे बेटा मुझको टैक्स उस साल देना है जिस साल मुझे क्लेम रिसीव हो जाएगा। क्लेम क्या हो जाएगा? रिसीव। यहीं पे खेल खेलते थे अपन। नॉर्मली मैं कैपिटल गेन टैक्स उस साल देता हूं जिस साल एसेट ट्रांसफर होते, पर ये पहला सेक्शन था जो उस नियम का अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पे डैमेज वाले साल एसेट तो ट्रांसफर हो गई, पर टैक्स मेरे को उस साल देना है जिस साल क्लेम रिसीव हुई। और यहीं पे फिर खेल होता था, अगर बाई चांस ट्रांसफर 22-23 में हो गया और क्लेम 24-25 में मिला, तो टैक्स तो 24-25 में लगेगा, पर क्योंकि ट्रांसफर 22-23 में हो गया तो इंडेक्सेशन 22-23 तक ही मिलेगा, इंडेक्स नंबर के यूज करना हो तो। और पुराना लॉ लगेगा इसमें, पुराना लॉ, क्योंकि ट्रांसफर तो जुलाई 24 के पहले हो गई। अरे एस्ट्रो यार। सेम अगला आता था 45(2). क्या कहता था 45(2) भाई? अगर मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक बना लेता हूं तो इसे भी ट्रांसफर मानते हैं, कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल एसेट को स्टॉक बना लिया, बीवी के गले से हार उठा के गुड़िया के गले में डाला, याद आ गया ना वो एग्जांपल। तो यहां पे सेल प्राइस हो जाएगी कन्वर्जन के दिन की एफएमवी, और टैक्स उस साल देना है जिस साल स्टॉक बिकेगा। अगर स्टॉक धीरे धीरे बिक रहा है तो धीरे धीरे टैक्सेबिलिटी आई,
यस नो? ये बात ध्यान रख लेना कि जब भी ऐसा केस आएगा तो स्टॉक बेचने वाले साल में दो इनकम होगी, एक तो कैपिटल गेन की और एक बीएनपी की भी होगी। 45.5 लास्ट, इस 45 की सीरीज में लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था आपका। कंपलसरी एक्विजिशन पे कैपिटल गेन लगता है, बोलो ना। और कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस मानी जाती है कंपनसेशन का अमाउंट। डन है? और टैक्स उस साल देना है जिस साल क्लेम रिसीव हो जाता है। यस नो? ये तो नॉर्मल था। अब मजा आता था इसके अंदर वो इनहेंस कंपनसेशन। अगर बाय चांस मैंने इनहेंस कंपनसेशन के पैसे मेरे को मिलते हैं तो इनहेंस कंपनसेशन भी कैपिटल गेन की इनकम माना जाएगा और उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल इनहेंस कंपनसेशन मुझे रिसीव हुआ। केस जीतते नहीं यार, रिसीव होगा। और इस कैपिटल गेन के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जीरो लेनी है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी पहले माइनस कर चुका। अरे क्लियर है? इस इनहेंस कंपनसेशन के गेन का नेचर डिपेंड करेगा पुराने गेन पर। अगर ओरिजिनल कंपनसेशन का गेन लॉन्ग आया है तो ये भी लॉन्ग है, अगर वो शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट है। और इसमें एक ट्विस्ट आता था, अगर इनहेंस कंपनसेशन का पैसा रिसीव तो हुआ पर इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट के कारण हुआ है तो फिर टैक्स उस साल देना है जिस साल फाइनल ऑर्डर आ जाए। क्लियर है? और आगे बढ़ जाओ भैया। 46 कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन पे कंपनी मुझे एसेट बांटती है। इसके लिए 2 पॉइंट हो गए थे। कंपनी की तरफ से अगर मैं सोचूं तो नो टैक्स लायबिलिटी 46(1) ये ट्रांसफर नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं शेयर होल्डर, तो मुझे शेयर के बदले में पैसे मिल रहे तो ये शेयर का ट्रांसफर है और मुझे इस पे कैपिटल गेन बनेगा। क्या ट्रांसफर करा है? शेयर। तो शेयर का सेल प्राइस क्या है? जो एसेट मिली उसकी एफएमवी, या मनी मिली तो मनी। अरे यार, तो जो भी मुझे कंपनी से पैसे मिले लिक्विडेशन पे वो मेरे शेयर का सेल प्राइस है। पैसे मिले तो पैसे लिख दूंगा, एसेट मिली तो उसकी एफएमवी लिख दूंगा। यार इसमें नोट करना था, इस अमाउंट में से मेरे को डीम डिविडेंड लेस करना है 222C का, जो अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। डने? सब कहानी आती है आपको अच्छी तरह से। ये डीम डिविडेंड घटाकर मेरे शेयर का नेट सेल प्राइस आएगा, उसमें से कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट घटाकर मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा। डने? फिर आया था 46A अमेंडमेंट था जिसके अंदर बायबैक, अभी तो कुछ दिन पहले रिपीट करे थे। बायबैक का सुन लीजिए सिस्टम। अगर बायबैक होता है, सबसे पहले बायबैक होता है किसका? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, शेयर्स के अलावा। शेयर्स का नहीं, शेयर्स के अलावा। तो फिर कंपनी के हाथों में नो टैक्स ट्रीटमेंट, और जो बायबैक वाले सिक्योरिटी होल्डर है उन पे कैपिटल गेन निकालना है। क्या करूं? ऐसे नहीं होता है। अब मैं छोड़ूंगा जो छोड़ूंगा। तो क्या बोला था मैंने? कंपनी में तो कुछ नहीं होगा, और जो सिक्योरिटी होल्डर होता है ना उसके लिए कैपिटल गेन जनरेट हो जाएगा। यहां पे कैपिटल गेन क्या है? बायबैक पे जो पैसे मिले वो तो सेल प्राइस हो गई और कॉस्ट घटा के गेन आ जाएगा। ये शेयर के अलावा क्या चीज है जो आएगा नहीं एग्जाम में? खत्म हो गया। आएगा तो शेयर आएगा। अब शेयर का केस समझ लीजिए। अगर बायबैक ऑफ शेयर करा है डोमेस्टिक कंपनीज ने, बायबैक ऑफ शेयर करा डोमेस्टिक कंपनी ने, तो 2 लॉ है भैया। 1/10/24 के पहले बायबैक हुआ तो पुराना लॉ, 1/10/24 या उसके बाद हुआ तो नया लॉ। आएगा ये एग्जाम में, मैं बार बार बोल देता हूं। सबसे पहले अगर 1/10/24 के पहले हुआ तो पुराना लॉ क्या कहता था? शेयर होल्डर के लिए ये जितना भी बायबैक में पैसा है सब एग्जेम्प्ट है, 1034A लगता है। और जो कंपनियां बायबैक करती है वो टैक्स देती है, स्पेशल टैक्स बोलते हैं इसको, और वो 115 QA सेक्शन में लगता है एट द रेट ऑफ 23.296% लगता है। कंपनियां दे देती है टैक्स। डन है? ठीक है। इसके बाद नया लॉ क्या कहता है? नया लॉ मुझे बोलता है कि अगर 1/10/24 के बाद बायबैक होगा तो कंपनियां तो हो गई फ्री, नो टैक्स लायबिलिटी इन द एंड ऑफ कंपनीज, और एज एन शेयर होल्डर मैं परेशान होने वाला हूं। अब मेरे लिए थोड़ी अजीबोगरीब बात है, जितना भी पैसा बायबैक में मिलेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट मेरे लिए डीम डिविडेंड है 222F। आइए उसमें टैक्स लगेगा। कहां पे टैक्स लगेगा? बहुत टिपिकल लॉ है, समझते नहीं है इसको लोगों, पर इसको ध्यान से बोलना। उधर आयुष में टैक्स लग गया, इधर की साइड जब मैं आऊंगा कैपिटल गेन में तो सेल प्राइस ऑफ शेयर 0 ले लेनी मेरे को इधर, और उसमें से कॉस्ट घटा के मेरे को लॉस हो जाएगा, और वो लॉस फिर मैं अपने, आपको बताइए कि कैपिटल लॉस तो कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, तो जो भी है वो कर। तो ऐसे करके मेरे को डील करना है 1/10/24 के बाद। मैं कंप्यूटेशन तक का रिवीजन करा के खत्म कर रहा हूं, फिर एग्जामिशन वाला पार्ट सेकंड पार्ट में देख लेंगे।
अब एग्जाम्शन भी तो है ना, फिर कंप्यूटेशन तक के सेक्शन खत्म करा रहा हूं मैं। अगला कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में सेक्शन आता था 50 भी, जिसका क्वेश्चन अभी आ गया जनवरी में। यानी आपके लिए तो सेक्शन किसी काम का है नहीं, क्योंकि 10 सालों में एक बार आता है, हो गया। अब आने वाले 5-7 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट तो नहीं आने वाले, टेंशन फ्री हो जाओ इस सेक्शन से। तो अब आप फिर भी सेक्शन इजी है। स्लम सेल कहता था कि अगर मेरी कोई यूनिट लमसम कंसिडरेशन में बेच देता हूं विदाउट गिविंग इंडिविजुअल वैल्यू, तो उसे क्या कहते हैं? स्लम सेल। स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन अंडरटेकिंग पे लगाना है, असेट पे नहीं लगाना। तो अंडरटेकिंग का होल्डिंग पीरियड देखकर लॉन्ग शॉर्ट जज करेंगे, हाँ या ना। जो भी अंडरटेकिंग का सेल प्राइस है, सेल प्राइस क्या बनेगा? जो भी एक्चुअल सेल प्राइस है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट विच एवर इज हायर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट अगर गिवन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 एफएमबी आपको दे देंगे, विच एवर इज हायर को आप एफएमबी बोलना। एफएमबी 1 इज इक्वल टू होती है एफएमबी ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर, एफएमबी 2 होती है एफएमबी ऑफ कंसिडरेशन। हायर को एफएमबी बोलना है, ऊपर काम लेना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में क्या होता है? नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जो उस यूनिट का नेटवर्थ है वो उसकी कॉस्ट है। नेटवर्थ का फॉर्मूला एसेट माइनस लायबिलिटी। असेट की वैल्यू निकालते वक्त अभी करवाया था मैंने आपको क्वेश्चन उसका भी। असेट में क्या करना है? 3 कैटेगरी है। अगर एसेट डेप्रीशिएबल है तो डब्ल्यूडीबी को बेस बनाना है, जो इनकम टैक्स वाली। अगर एसेट डिडक्टेबल है 3580 जैसे, तो जीरो कॉस्ट लेनी। आया था अभी एग्जाम में, ये जीरो लेनी। और अगर कोई अदर एसेट है तो उसकी जो बुक वैल्यू है उसी को अपन को बेस बनाना है। पर अगर रिवैल्यूएशन कर रखा है तो इग्नोर कर दे। यार ये सब तो याद है यार। असेट की वैल्यू निकाली, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर दी, जो बचेगा मेरी नेटवर्थ है। नेटवर्थ को मैं कॉस्ट बनाकर माइनस कर दूंगा। इंडेक्सेशन करना नहीं है, चाहे पुराना लॉ हो चाहे नया लॉ, क्योंकि इसमें होता ही नहीं। यही तो था, ठीक है। तो गेन आ जाएगा जो भी आपका सीएम ने गेन है। आगे बढ़ते हैं। सबका खतरनाक सबसे सेक्शन आ गया 50C, वेरी इंपॉर्टेंट। 50C क्या कहता है भैया? 50C सबको याद होगा। अगर मैं लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करता हूं और उसका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, बोलना चालू करो ना यार। अब आगे मेरे साथ साथ बोलो। स्टाम्प वैल्यू से, तुम बोलो ना भाई, स्टाम्प वैल्यू से कम है तो स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस बनाना है, यही है कानून। पर इसमें रिलैक्सेशन है 110% वाला। अगर स्टाम्प वैल्यू ज्यादा तो है पर 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं है, तो स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस मानने की जरूरत नहीं। कौन से दिन के स्टाम्प वैल्यू को बेस बनाया? उसमें 2 दिन होते थे, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कंसिडरेशन का टोटल पैसा या पार्टली पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या प्रिस्क्राइब मोड से मिल चुका है एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टाम्प वैल्यू यूज करना, वरना स्टाम्प वैल्यू रजिस्ट्री के दिन की यूज करना, ठीक है। और एक फाइनल लफड़ा था, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू भी पिक्चर में आ जाए तो उसको मैं तभी यूज करूंगा जब वो दोनों के बीच में आ जाए। ये तो नेट था। स्टाम्प वैल्यू और एक्चुअल सेल प्राइस के बीच में अगर वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू आया तो काम का है, बाकी किसी काम का नहीं है वो, ठीक है। मैं नेट बता रहा हूं आपको, बाकी तो बहुत कुछ पढ़ा था मैंने। फिर ये तो फर्जी सेक्शन थे 50C और D, आप देख लेना खुद ही। लास्ट और फाइनल कंप्यूटेशन का इंपॉर्टेंट सेक्शन था 51। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस मनी अगर मैंने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने की कोशिश करते समय लोगों की खाली फॉरफिट कर ली, तो उसका ट्रीटमेंट टैक्स में क्या है? सिंपल है। अगर मैंने एडवांस खाया है 1414 के पहले तो सेक्शन 51 लगेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट से कम करना है। और अगर 1414 या उसके बाद खाया है तो 5629 लगेगा और वो सीधा का सीधा अमाउंट आईओएस में जाके क्या हो जाएगा? टैक्स। तो 2 सेक्शन यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, जो भी डेट है उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। और ये जैसे ये कानून यूज करता था कैपिटल गेन आ जाता था, और कैपिटल गेन आने के बाद में उसको क्या कराता था फिर? एग्जेम्प्ट। उसके तरीके क्या है वो अपन अगले पड़ाव में अब पार करेंगे, अभी इसको ओवर कर लेते हैं।